द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप देश का प्राइम मिनिस्टर है, आप सीनियर है एज में, जो सीनियर है आप ही तो कल बोला उनको इज्जत करना चाहिए। हम तो इज्जत करते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन हमको आई एम इन ए opposition, I have to criticize also. Then this is my role. That's the reason people of the Srirampur parliamentary constituency has chosen by a margin of 1,75,000 votes. बहुत ज्यादा मोदी जी का ऊपर से, बहुत ज्यादा। तो मोदी जी, why are you having so much hatred, vindictive attitude to the opposition parties? Why? In a democracy, opposition party will always criticize the ruling party. And that is the foundational job of the opposition party. Why we will hate all opposition leaders all the time, or we will spread hatred towards the opposition or to the minority? I never heard, sir, sorry, for long 10 years I have never heard from Modi ji any sweet words, any soft words towards the opposition is concerned. Any soft word, any sweet words. Never I have heard any praise by the Honorable Prime Minister to the opposition. Never. Never any praise to the chief ministers who are in the non-BJP state. Nowhere I have ever heard it, sir. With a great pain I am saying so. You, in our state, you hate our chief minister Mamata Banerjee. In Tamil Nadu, you hate Mr. Stalin. In Delhi, you hate Arvind Kejriwal. In Jharkhand, you hate Hemant Soren. In Maharashtra, you hate Uddhav Thackeray. In Uttar Pradesh, you hate Akhilesh Yadav. All the over. Karnataka, Sitaramaya. Anyway, and that is the reason. Exactly today, time has come. No. If you are arrogant, I don't mind. But today time has come to oversee yourself. To oversee this arrogancy, this hatred, this vindictiveness have downgraded the popularity of Mr. Narendra Modi in India itself. You must appreciate that. This is the point which you have taken. Sir, what is called stable government with clear majority? What is called? Since BJP has lost 63 seats and not having majority on the basis of the strength of every political parties, you wish to redefine the term stable government. You are rewriting the term stable government. Fantastic procedure. आपने बोला था ना, अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहा। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। और उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे
तो मुझे यह दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूं और जब बैठक समाप्त हो जाए तो सब एक साथ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था, सारे कार्यकर्ता एक मत थे और पूरा देश एक मत था और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि एक वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। अब मैं दूसरा बिंदु कहना चाहता हूं कि इसमें वाकई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी में तुलना नहीं हो सकती। देखिए, नेहरू जी ने के विषय में प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे थे। और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए, जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की। दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है।